हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और आज के अपने इस यूट्यूब वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के द क्वर्क्स ऑफ द क्विल 12th चैप्टर जो है हमारा न्यू इमेजेस इंग्लिश की बुक का, उसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं या आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। क्लास 5th और 6th की पूरी सीरीज़ मैंने अपलोड की है, जिसमें इंग्लिश की न्यू इमेजेस बुक के 5th और 6th की न्यू इमेजेस बुक के सारे चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स अपलोडेड हैं। क्लास 6 का केवल 5th फ्रॉम जस्टिस इज अपकमिंग, इसके बाद वो वीडियोज़ आने वाले हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर का जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, चैप्टर से पहले आपकी बुक में दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। आरुषि लखनपाल, बॉर्न इन 1994, इज़ अ राइटर, पोइट, ट्रांसलेटर एंड वांडरर। ये एक इंडियन राइटर हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है। आरुषि लखनपाल 1994 है, यानी कि काफ़ी यंग राइटर है, अभी 30 ईयर्स की हैं ये, अभी 2024 इट इज़। वो एक लेखक हैं, कविता लिखती हैं, है ना, पोइटिस, कवित्री हैं। ट्रांसलेटर एंड वांडरर, ट्रांसलेटर मीन्स जो व्यक्ति एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी भी कंटेंट को ट्रांसलेट करता है ना, दूसरी भाषा में लिखता है, उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। और वांडरर मीन्स इन्हें घूमने का बहुत शौक है, काफ़ी वांडरिंग करती हैं, ये पथिक हैं। शी हैज़ बॉर्न इन न्यू दिल्ली। शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन इंग्लिश फ्रॉम इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। DU का जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, DU यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वहाँ से इन्होंने इंग्लिश में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। शी इज़ एन एविड रीडर एंड लाइक्स टू रीड अराउंड 50 बुक्स इन ईयर। वो काफ़ी उत्सुक पाठक हैं, यानी उन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक है और वे एक साल में लगभग 50 बुक पढ़ लेती हैं। जॉर्ज ऑरवेल, सैमुअल बेकेट, वर्जीनिया वुल्फ एंड रोल्ड डहल आर सम ऑफ हर फेवरेट राइटर्स। ये चार उनके कुछ फेवरेट राइटर्स में से एक हैं। शी लाइक्स टू एक्सप्रेस हरसेल्फ थ्रू राइटिंग एंड डांसिंग। उन्हें अपनी भावनाओं को डांस और राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अच्छा लगता है। द क्वर्क्स ऑफ द क्विल इज एन एसे ऑफ द लुडिक्रस हैबिट्स ऑफ अ फ्यू राइटर्स। लुडिक्रस, यहाँ पर मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। लुडिक्रस का मतलब होता है ऊट पटांग, है ना, कुछ अलग सी। और फ्यू तो द क्विक्स ऑफ द क्विल, ये जो हमारा चैप्टर है, ये एक्चुअली ऐसे है जो उन्होंने कुछ लेखकों की जो ऊट पटांग सी आदतें थी उनके बारे में उन्होंने लिखा है। आरुषि लखनपाल रोड दिस ऐसे ड्यू टू हर फैसिनेशन फॉर द क्वर्की ऑब्सेशंस ऑफ सम अमेजिंग ऑथर। कुछ अमेजिंग ऑथर्स यानी कि जो अद्भुत लेखक हैं, उनकी जो क्वर्की ऑब्सेशंस है, क्वर्की यानी विचित्र, ऑब्सेशंस यानी सनक, कुछ चीज़ें जो उन्हें चाहिए, वो जो क्वर्की ऑब्सेशंस हैं, उन क्वर्की ऑब्सेशन से ये फैसिनेटेड थी, यानी कि उन्हें बहुत ही आकर्षक लगते थे वो, और इसीलिए आरुषि लखनपाल जी ने ये ऐसे लिखा है उस आकर्षण के चलते। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर कैन बी वेरी लुडिक्रस एट टाइम्स एंड सो कैन ऑथर्स। लिटरेचर, साहित्य, कहानियाँ, कविताएं जो है वो कभी कभी बहुत ऊट पटांग हो सकता है, कभी कभी एट टाइम्स यानी कभी कभी, और सो कैन ऑथर्स, और वैसे ही कुछ लेखक भी हो सकते हैं। फ्रॉम पेट्रीफाइंग प्लेस, देखिए एलिटरेशन होता है ना, जिसमें एक ही लेटर से बार बार हम वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है। उन्होंने साहित्य की हर विधा के लिए, जैसे प्लेज होते हैं, पोम्स होती हैं, है ना, राइम्स होती हैं, उसके लिए उन्होंने एक अलग एडजेक्टिव यूज़ किया है। जैसे P फॉर प्लेस है तो P फॉर पेट्रीफाइंग, ऐसे ही हम आगे पूरे सेंटेंस में देखेंगे। देखिए, फ्रॉम पेट्रीफाइंग प्लेस एंड इलेक्ट्रीफाइंग एपिक्स टू टेरेबल टेल्स एंड रॉटन राइम्स। यानी कि पेट्रीफाइंग का मीनिंग होता है डरावने, तो डरावने नाटक से लेकर इलेक्ट्रीफाइंग एपिक्स यानी कि बहुत ही हमें एक्साइट करने वाले महाकाव्य, टू टेरेबल टेल्स यानी भयानक कहानियों तक, एंड रॉटन राइम यानी सड़ी गली तुकबंदी। जैसे पोम होती है ना, एंड में फन आ रहा है तो फिर गन आएगा, मन आएगा, है ना, तो सड़ी गली तुकबंदी, जिसकी तुकबंदी भी कोई ढंग की नहीं है, ऐसा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिटरेचर ऑफर्स एन अरे ऑफ ट्रेजर्स बाय अमेजिंग ऑथर्स। लिटरेचर जो है, अरे यानी श्रृंखला, और ट्रेजर्स यानी खजाना, तो हमें बहुत सारा खजाना उपलब्ध कराता है लिटरेचर। किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ये? बाय अमेजिंग ऑथर्स। यहाँ पर भी देखिए, ए फॉर अमेजिंग, ए फॉर ऑथर्स, पी फॉर प्राइसलेस, पी फॉर पॉइंट्स, ठीक है। अमेजिंग ऑथर्स यानी अद्भुत लेखक, अमूल्य
कवि, प्राइसलेस पोइट्स यानी अमूल्य कवि, डिस्गाइज्ड ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स क्या होता है, ड्रामा है ना, जिसमें जो पर्सन है वो ड्रामा आपके सामने शो कर रहा होता है, तो आप उसको एज ए कैरेक्टर देखते हैं, वो कौन है, जैसे शाहरुख खान की आप मूवी देखते हैं तो आप उसको राहुल के कैरेक्टर में या जो भी उसके कैरेक्टर का नेम है उसमें देखते हैं, उस समय आप ये भूल जाते हैं कि ये शाहरुख है, यू लुक एट। तो इसी तरह से डिस्गाइज्ड ड्रामेटिक्स यानी ड्रामेटिक्स जो कि अपना बेस बदले हुए हैं, एंड वियर्ड राइटर्स यानी विचित्र लेखक। ऑफन दीज वियर्ड राइटर्स create fantastical worlds within their stories where they live among their chaotic and charming characters. ऑफन यानी अक्सर ये जो वियर्ड राइटर्स है, विचित्र लेखक हैं, ये अपना फैंटेस्टिकल का मतलब होता है विलक्षण, अद्भुत एक संसार जो है उसकी रचना करते हैं, जिस विद इन देयर स्टोरीज, अपनी कहानियों के अंदर वो एक अद्भुत संसार को रचते हैं जहाँ पर वो अपने कैओटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, और चार्मिंग यानी कि आकर्षक, तो आकर्षक किंतु अस्त व्यस्त कैरेक्टर्स को वो वहाँ पर जीते हैं। वो जीते हैं जब वो कोई भी लेखक कोई कहानी लिखता है तो जब वो किसी भी कैरेक्टर की भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है, उसके हिसाब से कुछ सेंटेंस डायलॉग लिख रहा होता है, उस समय वो उसकी फीलिंग्स को जी रहा होता है कि अगर वो होता तो क्या करता। तो इस तरह से वो अपने उस विलक्षण वर्ल्ड को न केवल रचना करते हैं बल्कि उस कहानी में उनके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो जीते भी हैं। In the journey of creating such fantastical worlds, these weird writers face daily qualms and quirks. ये जो उनकी यात्रा है ना, creating such fantastical worlds, ऐसे विलक्षण संसार को रचने की, उसमें ये जो विचित्र लेखक हैं ये अपने डेली क्वाम्स और क्वर्क्स का मतलब होता है रोज़मर्रा की चिंताएं और सनक से गुजरते हैं। यानी इनको लिखना इतना आसान नहीं होता है, वो रोज़ उसमें भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए, क्या सनक है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मीन्स होता है, जैसे हम कहते हैं ना वास्तव में या दरअसल, दैट मीन्स, सो वास्तव में मैनी ऑफ द लॉडेबल लिटरेरी फिगर्स, लॉडेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय, जिनकी बहुत तारीफ की जानी चाहिए, अच्छे, शानदार। लिटरेरी फिगर्स यानी शख्सियत, और लिटरेरी यानी साहित्य, तो साहित्य से जुड़ी शख्सियत, इसका मतलब हम कह सकते हैं साहित्यकार या राइटर्स या ऑथर्स। तो ये जो प्रशंसनीय लेखक हैं हैव लॉट्स ऑफ क्वर्क्स सच एज राइटिंग ड्यूरिंग द डे और एट नाइट। इनमें बहुत सारी क्वर्क्स हो सकती हैं, सनक हो सकती हैं। सच एज यानी जैसे कि राइटिंग ड्यूरिंग द डे और एट नाइट, दिन में लिखना है कि रात में लिखना है। किसी को दिन में लिखना अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि रात में अच्छा लगता है, सब सो जाते हैं, शांति रहती है, तो रात में, अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। इन अ कार, बाथरूम और बीनीथ अ ट्री, किसी को कार के अंदर बैठ के लिखना अच्छा लगता है, किसी को बाथरूम में बैठ के लिखना अच्छा लगता है, और किसी को तो पेड़ के नीचे बैठ के लिखना अच्छा लगता है। नॉट ओनली दे फर्ज अबाउट द राइटिंग स्पेस एंड टाइम बट ऑल्सो अबाउट, वो केवल राइटिंग की स्पेस और टाइम, उन्हें कब लिखना है और कहाँ बैठ के लिखना है, केवल उसके बारे में फर्ज नहीं करते, यानी केवल उसके बारे में सनकी नहीं है वो, बट ऑल्सो अबाउट चूजिंग वॉट टू राइट विद अ पेंसिल, पेन, क्रेयॉन और सिंपली ऑन अ टाइपराइटर। लेकिन किस चीज़ से लिखना उन्हें, इसके बारे में भी उनकी सनक होती है। कोई पेंसिल से लिखना पसंद करता है, कोई पेन से, अब पेन में भी उनको ये कि ब्लू इंक से लिखना है, ब्लैक इंक से लिखना है ना, क्रेयॉन, या फिर सिंपली ऑन अ टाइपराइटर। कुछ लोग सीधा टाइपराइटर पे टाइप करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। इट इज़ नाउ टाइम टू एंटर द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप टू फाइंड आउट अबाउट द क्वर्की ऑब्सेशंस ऑफ सम वियर्ड राइटर्स। तो अब समय आ गया है, हमने ऐसे की भूमिका बहुत पढ़ ली है, अब लेखिका कह रही है कि हमें ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, यानी कि क्यूरियोसिटी शॉप उसे कहते हैं जहाँ पर अनयूजुअल आइटम्स सेल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर होने वाला है आगे, वो पूरा क्यूरियोसिटी शॉप की तरह, जहाँ पर हमें अनयूजुअल आइटम्स देखने को मिलेंगे, यानी कुछ विचित्र सी चीज़ें हम सुनेंगे कि अरे ऐसे भी हो सकता है, लिखने के लिए ये आदत भी हो सकती है। तो और ये क्यूरियोसिटी शॉप पे क्या मिलेगा हमें, क्वर्की ऑब्सेशंस, बहुत ही विचित्र जो सनकें हैं कुछ वियर्ड राइटर्स की, विचित्र लेखकों की विचित्र सनकों के बारे में हम इस आगे ऐसे में पढ़ेंगे। डाइविंग डीप इनटू ऑड ऑब्सेशंस ऑफ वियर्ड राइटर्स, तो इन विचित्र लेखकों के ऑड ऑब्सेशंस, अजीबोगरीब सनकें जो हैं, उनके बारे में अब हम डीप डाइविंग करेंगे, यानी गहराई से जानेंगे। सबसे पहले राइटर है हमारे चार्ल्स डिकन्स। द वर्ल्ड रीनोन विक्टोरियन राइटर कुडंट वर्क विदाउट चार्ल्स डिकन्स, जो कि संसार में फेमस, वर्ल्ड में फेमस है, केवल अपनी कंट्री में नहीं है, 2-4 कंट्रीज़ में नहीं, वर्ल्ड फेमस विक्टोरिया के राइटर हैं ये, जो कि इन चीज़ों के बिना काम नहीं कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं वो, हिज ब्लू इंक राइटिंग क्विल्स। देखिए क्विल्स यहाँ पर पहले, ये बहुत पुराने जो लेखक हैं उनकी भी बात है यहाँ पर। तो जो पुराने समय में लेखक होते थे, पेन से नहीं बल्कि पक्षियों के जो पंख होते थे उनको इंक में डुबोकर उनसे लिखा करते थे।
तो उन्हें राइटिंग क्विल्स चाहिए थे, ब्लू इंक चाहिए थी, स्टैचुएट्स बोलते हैं छोटे स्टैचू को, जो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है वो स्टैचूज हमें बोलते हैं, लेकिन जो छोटी मूर्ति होती है जो पोर्टेबल होती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना आसान होता है, उससे हम बोलते हैं स्टैचुएट्स। तो उन्हें और अ ग्रीन वास, एक ग्रीन कलर का एक फ्लावर पॉट था, वास था वो, अ पेपर नाइफ, एक कागज़ का बना हुआ चाकू, एंड अ डेस्क कैलेंडर प्लेस्ड ऑन हिज राइटिंग डेस्क। एक डेस्क पे रखने वाला जो कैलेंडर होता है जिसमें डे, डेट और मंथ सब दिखाई देता है, वो उनकी राइटिंग डेस्क पे रखा हुआ उन्हें चाहिए था। इन सब चीज़ों के बिना वो काम नहीं कर सकते थे। इट वॉज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, अटमोस्ट यानी अत्यंत, इम्पॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टू हिम टू हैव ऑल दीज थिंग्स अरेंज्ड इन द राइट ऑर्डर बिफोर ही बिगेन राइटिंग। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें उनकी टेबल पे एक साथ रख देनी, उनका एक परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मोस्ट राइट, जो राइट मोस्ट है वहाँ पे ये चाहिए, उसके लेफ्ट में ये होना चाहिए, उसके लेफ्ट में ये, यहाँ पर आगे ये, पीछे ये, ऐसा उनका ऑर्डर भी एक परफेक्ट होना चाहिए। न सिर्फ वो चीज़ें चाहिए उनको, बल्कि जब भी वो लिखना शुरू करें उससे पहले उन्हें एक तो ये सारी चीज़ें अपने डेस्क पे चाहिए और वो भी सही ऑर्डर में अरेंज की हुई चाहिए। डिकन्स इनर्मस attachment to these objects brought him creative comfort। इनर्मस यानी असाधारण और अटैचमेंट यानी लगाव। तो डिकन का जो असाधारण लगाव था इन सब चीज़ों से, वो उन्हें क्रिएटिव कंफर्ट देता था। क्रिएटिव कंफर्ट यानी कुछ भी क्रिएट करने के लिए आपका माइंड थोड़ा फ्री होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर उनको वो कंफर्ट मिलता था। हिज हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर वेंट बियॉन्ड हिज स्टडी रूम। और उनकी जो ये आदत थी चीज़ों को इन ऑर्डर में रखने की, वो उनके स्टडी रूम के भी पार चली गई थी। ऐसा ही नहीं था कि अपने घर में जो रूम है वहाँ बैठ के वो लिख रहे हैं वहीं पे, लेकिन उसके बाहर भी उन्हें वो चाहिए था। वेरेवर ही वेंट डिकन्स एडजस्टेड हिज सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जहाँ पर भी वो जाते थे डिकन्स अपने आसपास की चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको एडजस्ट कर लेते थे। बिसाइड्स द रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस, Dickens was finicky about the direction in which he slept, north to south. Besides means अलावा, तो besides the rearrangement of things, इन सब चीज़ों को ऑर्डर में रखने के अलावा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर और साफ सफाई के अलावा डिकन्स जो है वो फिनिकी थे। फिनिकी यानी कि बहुत ही चिपकू थे, सनकी थे, उन्हें चाहिए था क्या, अबाउट द डायरेक्शन इन विच ही स्लेप्ट, डायरेक्शन जिसमें वो सोते थे, नॉर्थ टू साउथ मीन्स उन्हें नॉर्थ टू साउथ ही सोना था, उसके अलावा वो सोते भी नहीं थे, है ना, मतलब ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट या साउथ टू नॉर्थ नहीं, नॉर्थ टू साउथ ही उन्हें सोना होता था। इसके बारे में भी वो फिनिकी थे। ऊपर जो लिखा है पढ़ लेते हैं, ब्लू वाले जो शेडिंग वाला पार्ट है। देयर वर सम राइटर्स हुज हैबिट्स वर क्वीर, कुछ लेखक थे जिनकी जो आदतें थी वो विचित्र थी, क्वीर यानी विचित्र आदतें थी। एज दे मेड नो सेंस, हालांकि वो कोई सेंस नहीं था उनसे। अब जैसे डिकन्स का हमने अभी तक पढ़ा है, चीज़ों को ऑर्डर में रखना करना, इनका कोई सेंस नहीं। हमें लगेगा यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लिखना तो दिमाग से, लेकिन उनके लिए सेंस था। हालांकि हमारे लिए हमें लगता है तो नॉनसेंस चीज़ें थी, और जस्ट सम वियर्ड राइटर्स विद क्वर्क्स, लेकिन वो कुछ वियर्ड राइटर्स थे जिनकी क्वर्क्स थी, उनकी सनकें थी, उन्हें चाहिए था। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं एडगर एलन पो, अ पोएट एंड अ राइटर, मोस्टली वोर अ ब्लैक सूट एंड प्रिफर्ड ब्लैक इंक। ये एक पोएट और एक लेखक थे, कवि थे, और अधिकतर अपना ब्लैक सूट पहनते थे और प्रिफर्ड यानी उनकी पसंदीदा इंक जो थी वो भी ब्लैक कलर इंक थी। ही वॉज एक्सट्रीमली फोन्ड ऑफ कैट्स, वो बहुत ज़्यादा शौकीन से, अत्यंत शौकीन थे बिल्लियों के। अ टॉर्टोइस शेल कैट कैटरीना एंटर्ड हिज लाइफ इन 1839। टॉर्टोइस शेल कैट यानी एक कैट्स की स्पेशीज़ होती है, जैसे डॉग्स में होता है ना पमेरियन, अल्सेशियन, बुलडॉग या जो भी, और उस तरह से कैट्स में भी स्पेशीज़ होती हैं। तो टॉर्टोइस शेल स्पेशी की जो कैट थी उसका नाम था कैटरीना, वो उनकी लाइफ में 1839 में आई थी। कैटरीना वॉज ऑफन फाउंड रेस्टिंग ऑन पोज शोल्डर्स ऑब्जर्विंग हिम एज ही रोट। कैटरीना को अक्सर पो के शोल्डर पे बैठा हुआ देखा जा सकता था, वो वहाँ रेस्ट कर रही होती थी और पो को लिखते हुए देख रही होती थी। शी वुड पुर टू शो हर अप्रूवल ऑफ हिज वर्क, जब वो लिख चुके होते थे तो उसका अप्रूवल देने के लिए, अपना सहमति देने के लिए वो पुर करती थी, यानी कि म्याऊ जो साउंड होता है बिल्लियों का वो करती थी। ही लविंगली कॉल्ड हर केट एंड दे वर इनसेपरेबल कंपेनियंस। वो उन्हें जो
पो थे वो अपनी कैट को प्यार से केट बोलते थे, और वो इनसेपरेबल यानी जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, कंपेनियन यानी साथी, तो वो बिल्कुल अलग ना किए जाने वाले साथी थे, ना किए जा सकने वाले साथी थे। व्हेन पो वुड गो अवे कैटरीना वुडंट ईट फॉर डेज, जब पो कहीं चले जाते थे तो कैटरीना कई दिनों तक कुछ खाती नहीं थी। शी इवन अपीयर्स इन सम ऑफ पोज स्टोरीज, वो यहाँ तक कि कहीं कहीं पो की स्टोरीज में भी नजर आ जाती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन द शॉर्ट स्टोरी द ब्लैक कैट ही सेज फॉर मंथ्स आई कुड नॉट रिड माई सेल्फ ऑफ द फैंटेज्म ऑफ द कैट। अपनी कहानी, एक शॉर्ट कहानी जो है, छोटी कहानी, लघु कथा थी ब्लैक कैट, उसमें वो लिखते हैं कि महीनों तक मैं खुद को बिल्लियों की कल्पना से बाहर नहीं निकाल पाया था। फैंटेज्म यानी कोई चीज़ जो कि बहुत ही इमेजिनेटिव होती है, जिसके बारे में हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, तो वो अपनी कल्पनाओं से बाहर नहीं आ पाए थे। नेक्स्ट हमारे राइटर है जेम्स जॉयस। द डिटरमिन्ड राइटर हैड वीक आईसाइट एंड कुड बेयरली रीड एंड राइट प्रॉपरली। ये एक डिटरमिन्ड राइटर थे। डिटरमिन्ड यानी दृढ़ निश्चयी। इन्हें ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी आंखें कमज़ोर ही नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उन्हें लिखने और पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी इनके दृढ़ निश्चय की बदौलत ये लिख ही लेते थे, है ना। हैड वीक आईसाइट एंड कुड बेयरली रीड एंड राइट प्रॉपरली। उनकी आंखें कमज़ोर थी, नज़र कमज़ोर थी, और वो मुश्किल से ही लिख या पढ़ पाते थे। हाउएवर द विल टू राइट पुश्ड हिम टू अडॉप्ट टू हिज सिचुएशन। हालांकि उनकी जो लिखने की इच्छा थी, जो विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी, उन्हें इसने फोर्स किया अपनी सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेने के लिए, और इतना कुछ होने के बाद भी लिख सकने के लिए। ही वॉज अ नाइट आउल. To aid his vision, he wore a white coat and helped reflect light onto the paper in front of him. वो एक नाइट आउल थे। नाइट आउल मतलब जो लोग रात में जग के अपना काम करते हैं, उन्हें नाइट आउल का संज्ञा दी जाती है। तो एड हिज विजन, अपनी नज़र को हेल्प करने के लिए, उनकी जो कमज़ोर नज़र थी उसको मदद करने के लिए वो एक वाइट कोट पहनते थे, जो कि उन्हें हेल्प करता था लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए उस पेपर पे जो कि उनके सामने होता था। तो वो वाइट कोट पहनते थे। एज हिज आईसाइट वर्सनड विद टाइम, जॉयस ऑप्टेड टू यूज़ क्रेयॉन्स इंस्टीड ऑफ क्विल्स। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब उनकी नज़र और भी ज़्यादा ख़राब होती गई, तब जॉयस ने क्विल्स की बजाय क्रेयॉन्स को चुना लिखने के लिए। इंस्टीड ऑफ क्विल्स यानी क्विल्स के बजाय उन्होंने क्रेयॉन्स को चुना लिखने के लिए। टू राइट नॉट ऑन पेपर बट ऑन लार्ज पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड। और उससे वो पेपर पे नहीं लिखते थे, बल्कि कार्डबोर्ड यानी गत्ते के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, उन पे वो लिखते थे। फॉर दिस ही यूज्ड अ प्लीथोरा ऑफ कलर्स फ्रॉम रेड एंड ब्लू टू ग्रीन एंड ऑरेंज। और उसके लिए वो ढेर सारे कलर्स यूज़ करते थे। प्लीथोरा यानी ढेर सारे कलर्स यूज़ करते थे, लाल और नीले से लेके हरे और नारंगी कलर्स तक, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो यूज़ करते थे। ग्रेजुअली का मीन्स होता है धीरे धीरे, बट नॉट स्लोली। ग्रेजुअली का मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप फर्स्ट से 6th में आए हो या 8th में आते हो, तो आप धीरे स्टेप बाय स्टेप आते हो। तो स्लोली इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, ग्रेजुअली यानी आप स्टेप बाय स्टेप आए, फर्स्ट से सेकंड में, फिर थर्ड में, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअली। व्हेन द डबल लेंस ग्लासेस डिडंट वर्क एनी मोर, जब डबल लेंस के जो चश्मे थे वो भी उनके लिए काम नहीं कर पा रहे थे, यानी वो उससे भी पढ़ नहीं पा रहे थे, ही बिगैन टू यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ही डिस्क्राइब्ड हिज डेली वर्क शेड्यूल एज, उन्होंने अपने रोज़ के जो वर्क शेड्यूल था, काम करने का जो उनका समय था, उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है। आई राइट एंड रिवाइज एंड करेक्ट विद 1 or 2 आइज अबाउट 12 hours a day। देखो, जब भी हम लिखते हैं ना, मैं भी कभी कभी कविताएं वगैरह लिख लेती हूँ या कभी कोई आर्टिकल लिखती हूँ, तो जब हम लिखते हैं तो पहले हम थोड़ा लिखते हैं, फिर उसको फिर से पढ़ते हैं कि ठीक है क्या, अगर उसमें कोई गलती रहती है तो उसे करेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे लिखते हैं, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं, आई राइट देन रिवाइज एंड देन करेक्ट विद 1 or 2 आइज, क्योंकि कभी उन्हें एक आँख से दिखता था, कभी दूसरी से दिखता था, और कभी दोनों से थोड़ा दिख रहा होता था। तो 1 या 2 आँख से मैं एक दिन के लगभग 12 घंटे ये लिखने का काम करता हूँ। आगे लिखते हैं वो, आई शुड से स्टॉपिंग फॉर इंटरवल्स ऑफ 5 minutes और सो व्हेन आई कांट सी एनी मोर। मैं ऐसा कह सकता हूँ 12 घंटे काम करता हूँ, लेकिन बस उसमें से कुछ इंटरवल्स के लिए, 5 मिनट के इंटरवल्स के लिए मुझे रुकना पड़ता है, जब मैं बिल्कुल भी देख नहीं पाता हूँ। उनकी नज़र जब बहुत थक जाती थी, देखते देखते बहुत देर होती थी, उन्हें बिल्कुल नज़र नहीं आता था, तब वो 5 मिनट का इंटरवल लेते थे और फिर से अपने काम पर लग जाते थे। इसीलिए उन्हें डिटरमिन्ड राइटर कहा गया है। ही अबोर्ड द आइडिया ऑफ राइटिंग ऑन अ टाइपराइटर। अबोर्ड यानी घृणा करना, बिल्कुल पसंद नहीं होना।
तो उन्हें नफरत थी टाइपराइटर पे राइटिंग करने के आइडिया से, मतलब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सिंस इट डिडंट अलाउ हिम द चांस टू रीड हिज सेंटेंसेस स्लोली वर्ड बाय वर्ड। उन्हें क्यों पसंद नहीं था ऑन अ टाइपराइटर, क्योंकि ये जो टाइपराइटर पे लिखने का जो आइडिया है, यानी टाइपराइटर पे लिखते समय वो उस अपने जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है उसको धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ नहीं सकते थे, और ये चीज़ उन्हें बहुत ख़राब लगती थी। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आपने अगर टाइपराइटर देखा हो, अभी तो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सामने स्क्रीन होती है, हम उस पर जूम करके भी लिख सकते हैं, बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ होती है। टाइपराइटर में एक गोल डंडा होता था, उसके पीछे वो पेपर छुपा होता था और उसमें एक एक लेटर टाइप होता था। तो अगर आपको देखना है तो आपको उसको ऊपर नीचे करना होता था, फिर बाद में वापस वहीं से एडजस्ट करना। इट वॉज अ टफ टास्क, मीन्स ये इजी नहीं था कि आप थोड़ा सा 2 लाइन लिखोगे और फिर पढ़ोगे, दैट वाज नॉट इजी। तो उन्हें इसीलिए टाइपराइटर पे टाइप करना पसंद नहीं था। वेदर सीटेड एट अ गैदरिंग और वॉकिंग अराउंड द सिटी, जॉयस नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू राइट। अब कहीं गैदरिंग यानी कहीं भीड़ भाड़ में बैठे हों या कहीं सिटी के चारों तरफ घूम रहे हों, सिटी में घूम रहे हों, लेकिन वो फिर भी लिखने की जो मौका होता था उसको कभी भी मिस नहीं करते थे। He always carried small pieces of paper in his waistcoat pocket to write down things he observed. वो हमेशा अपने वेस्टकोट की पॉकेट में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखते थे, लेके चलते थे, ताकि जो भी वो कुछ ऑब्जर्व करे उसको वो लिख सके। जो लेखक होते हैं, है ना, वो कहाँ से लिखते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें जो कैरेक्टर दिखते हैं उनसे ही वो लिखते हैं ना, उनसे इंस्पायर होते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। तो वो भी उनके आसपास अगर कुछ ऑब्जर्व करते थे तो वो उसको लिख लेते थे। ही वुड ईव्सड्रॉप एंड कलेक्ट स्नैचेस ऑफ फ्रेजेस। ईव्सड्रॉप यानी छुप के कुछ किसी की बातें सुनना, है ना, कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर उधर देख के, लेकिन उनका ध्यान उन लोगों की तरफ होता था, तो वो छुप के लोगों की बात सुनते थे और फिर वो जो टुकड़े होते थे फ्रेजेस के, स्नैचेस ऑफ फ्रेजेस, एंड कलेक्ट स्नैचेस ऑफ फ्रेजेस, वर्ड्स एंड लेटर्स, और जो भी उनको अलग अलग मुहावरों के, शब्दों के, अक्षरों के जो टुकड़े मिलते थे अपने आसपास से, हिज सराउंडिंग, एंड देन लेटर इनकॉर्पोरेट दैम इनटू हिज वर्क। ये सब उनको कलेक्ट कर लेते थे और बाद में अपने काम में उनको इनकॉर्पोरेट करते थे, यानी कि अपने काम में उनको भी शामिल कर लिया करते थे। वर्जीनिया वुल्फ द एक्सेंट्रिक मॉडर्निस्ट। वर्जीनिया वुल्फ जो कि एक बहुत ही विलक्षण आधुनिकतावादी थी, प्रिफर्ड अ रूम ऑफ हर ओन टू राइट इन। उन्हें अपना खुद का जो रूम था घर का, वहीं पर बैठकर लिखना पसंद था। शी वुड स्टार्ट हर मॉर्निंग विद राइटिंग। वो अपनी सुबह की शुरुआत लिखने से करती थी। शी यूज्ड अ 3.5 फुट टॉल टेबल टू राइट इन। 3.5 3.5 फुट लंबी जो टेबल थी उसे वो लिखने के लिए यूज़ करती थी। शी वॉज वेरी फोन्ड ऑफ राइटिंग मटीरियल्स। लिखने की जो सामग्री होती है, लेखन सामग्री, पेन, क्विल्स, इंक, वो सब उन्हें बहुत ही पसंद थे। एंड हर डेस्क वॉज लाइक एन आर्टिस्ट ईजल। और उनकी डेस्क जो इन सबसे भरी रहती थी, और एक आर्टिस्ट की ईजल, ईजल बोलते हैं जो एक वुडन फ्रेम होती है ना, जिसके ऊपर पिक्चर होल्ड करी जाती है और फिर पेंटर उस पर पेंट करता है, तो उनकी भी जो टेबल है वो आर्टिस्ट ईजल की तरह दिखती थी। उस पर बहुत सारे राइटिंग मटेरियल्स होते थे, जस्ट लाइक हर सिस्टर वेनिसा, उनकी बहन थी वेनिसा उसी की तरह, हु वॉज अ पेंटर, जो कि पेंटर थी, तो उसकी जो आर्टिस्ट ईजल होती थी वैसे ही उनकी डेस्क भी दिखाई देती थी। एंड ऑफन डिजाइंड बुक कवर्स फॉर वर्जीनिया। और वो जो पेंटर थी उनकी सिस्टर, वो अक्सर वर्जीनिया की बुक्स के लिए कवर पेज जो है वो डिज़ाइन करती थी। शी वॉज फैसिनेटेड बाय इंक क्विल्स, पर्पल बीइंग हर फेवरेट। उन्हें इंक वाले क्विल्स बहुत अच्छे लगते थे और उनका फैसिनेटेड यानी वो आकर्षक लगते थे उनको, और जिसमें से पर्पल उनका सबसे फेवरेट कलर था। इनफैक्ट मिसेस डैलोवे फॉर द मोस्ट पार्ट वॉज रिटन इन पर्पल इंक। जो मिसेस डैलोवे उनकी कोई बुक थी, उसका मोस्ट पार्ट, अधिकतर भाग जो है वो पर्पल कलर के इंक से ही लिखा हुआ था। द कलर वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर इन हर पेपर्स। उनके सारे कागज़ों में ये कलर प्रेजेंट रहता था। कौन से कागज़? जो वो लेटर्स लिखती थी कहीं पे, है ना, जैसे पब्लिकेशन हाउस में या अपने मित्रों को, कहीं पे भी वो जो लेटर्स लिखती थी उसमें, अपनी जो डायरी में एंट्रीज करती थी उसमें, फ्रॉम लेटर्स एंड डायरी एंट्रीज टू मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पेज प्रूफ्स। तो लेटर्स और डायरी तो आप समझ गए होंगे, डायरी में जो एंट्रीज होती है, मनुस्क्रिप्ट्स होती है जो हाथ से लिखते हैं। सबसे पहले अगर कोई लेखक कोई आर्टिकल लिखता है या कविता लिखता है तो पहले मनुस्क्रिप्ट्स ही होती है ना, हैंड रिटन होती है, उसके बाद उसको मतलब प्रिंट किया जाता है। और ये तो मनुस्क्रिप्ट यानी जो फर्स्ट कॉपी होती है। एंड पेज प्रूफ्स, पेज प्रूफ वो होता है जब पब्लिकेशन हाउस उसको टाइप वगैरह करके उसको पूरा सॉर्ट करके उसके बाद आपको दिखाता है। फिर उसमें कई बार बहुत सारी कॉपीज़ होती है कि सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, नहीं ये सही नहीं, इसमें ये आगे पीछे करो, ये करो, या कोई टाइपो मिस्टेक है, क्या है। पेज प्रूफ वो होता है जो लास्ट एंड फाइनल कॉपी होती है कि भाई हाँ अब इसमें सारे करेक्शंस हो चुके हैं और ये प्रिंटिंग के लिए तैयार है। तो उनका जो हैंड रिटन होता था वहाँ से लेके पेज प्रूफ्स तक हर जगह ये पर्पल इंक नज़र आती थी।
उनका पर्पल कलर इतना फेवरेट था। वियर्ड राइटर्स वे ऑफ वॉकिंग, विचित्र लेखकों का चलने का अंदाज। इफ देयर इज वन थिंग दैट इज कॉमन अमंग दीज राइटर्स इट इज देयर लव ऑफ वॉकिंग। अगर कोई एक चीज़ है जो इन सब राइटर्स में कॉमन है वो है वॉकिंग के प्रति इनका प्रेम, यानी चलने के प्रति प्रेम। उन सबको चलना बहुत पसंद है। R.L. स्टीवेंसन डिस्क्राइब्स दिस इन हिज ऐसे वॉकिंग टूअर्स। R.L. स्टीवेंसन भी अपना एक ऐसे लिखा वॉकिंग टूअर्स, उसमें वो भी यही वर्णित करते हैं। दिस वन हु walks fast with a keen look in his eyes is all concentrated in his own mind। ये जो बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसकी आंखों में एक उत्सुक सा लुक है, यानी ऐसा लग रहा है बहुत ही क्यूरियोसिटी से चारों तरफ देख रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। हम देखेंगे तो हमें लगेगा यार ये चारों तरफ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बट एक्चुअली इज़ ऑल कॉन्सेंट्रेटेड, उसका सारा ध्यान केंद्रित है अपने खुद के ही दिमाग में। हमें लग रहा है वो चारों तरफ बहुत उत्सुकता से देख रहा है, लेकिन उसका एक्चुअली सब कुछ अपने माइंड में चल रहा है। क्या चल रहा है? ही इज अप एट हिज लूम। लूम इज अ करघा जिसके ऊपर धागा चढ़ा के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से धागा चढ़ा के उसको आपस में वीव करके फिर कपड़ा बनाया जाता है ना। तो वो तो फैक्ट्री में उस लूम पे कपड़ा बनता है, लेकिन यहाँ पर दिमाग में कौन सा लूम है जहाँ पर वो अपनी स्टोरीज और पोम्स को की क्रिएशन कर रहे हैं, और उसमें वर्ड्स के और फ्रेम्स के और फ्रेजेस के और सेंटेंस के जो है ताने बाने बुन रहे हैं, वहाँ पर धागे वो बुन रहे हैं। इसीलिए उन्होंने, देखो कितना अच्छा लिखने का स्टाइल होता है ना। तो कि ही इज़ अप एट हिज लूम, वो अपने लूम पे अप है, काम कर रहा है। कौन सा लूम? वीविंग टू सेट द लैंडस्केप टू वर्ड्स, है ना। वीव कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं और बुनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो जो शब्द हैं उनसे एक लैंडस्केप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक पूरा चित्र, जैसे आप जब कोई बुक पढ़ते हो तो देखते हो यार एक झोपड़ी है, एक उसमें इधर ये रखा है, तो आपको एक दिमाग में आता है कि हाँ एक कोई गरीब सा घर है और ऐसा, है ना। तो वर्ड से वो हमारे दिमाग में पूरा एक लैंडस्केप बना देते हैं। तो इसी तरह से वो अपने वर्ड से लैंडस्केप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दिमाग में जो उनका लूम है जिस पर वो कविता और कहानियाँ रचते हैं, उस पर उनका काम चल रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट वॉकर ऑफ ऑल टाइम। सारे लेखकों में सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट वॉकर थे, सबसे ज़्यादा चलने वाले जो महान लेखक हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। In fact, Thomas D. Quincy estimated that Wordsworth walked around 1,80,000 miles in his lifetime। यहाँ तक कि थॉमस डी क्विंसी ने एस्टिमेट लगाया था, यानी अंदाज़ा लगाया था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने पूरी ज़िंदगी में, पूरे जीवन काल में लगभग 1,80,000 माइल्स चले होंगे। दिस इज़ टू मच फॉर अ मैन टू वॉक। Wherever Wordsworth went, he wrote poems immortalizing the places he saw in his verses। जहाँ कहीं भी वर्ड्सवर्थ जाते थे वो पोम्स लिखते थे। जहाँ कहीं जाते थे उसके बारे में लिखते होंगे, जैसे पहाड़ों पे गए तो नदी, पहाड़, उन सब के बारे में। तो जहाँ कहीं वो जाते थे उनके बारे में, वहाँ पर वो पोएम्स लिखते थे और उन जगहों को अमर बना देते थे, अपने छंदों में अमर बना देते थे। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉकिंग इनटू द वाइल्ड ऑफर्ड इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनको जंगलों में चलना, इनटू द वाइल्ड यानी जंगलों में चलना, उनको इंस्पिरेशन देता था, प्रेरणा देता था। एल्डस हक्सली वॉक्ड मेनली एट नाइट। एल्डस हक्सली जो थे वो मुख्य रूप से रात में घूमा करते थे, चला करते थे। ही ऑब्जर्व्ड इवन इफ वन वॉन्ट्स टू फील डिप्रेस्ड वन कांट। अगर इवन यानी यहाँ तक कि अगर एक जना कोई डिप्रेस फील करना भी चाहता है ना, या तो हम डिप्रेशन में होते हैं और उसे रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई खुद चाहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो भी वो नहीं हो सकता। आफ्टर एन, किसके बाद नहीं हो सकता है? आर इन द विंड एंड द मूनलाइट। वो जो चंद्रमा की रोशनी है और जो हवा चल रही होती है रात में होता है ना, मूनलाइट इज ओनली एट नाइट। तो रात में जो हवा चल रही है और मूनलाइट है उसमें अगर कोई घूमता है उसके बाद आपको कोई चाहे तो भी डिप्रेस नहीं हो सकता, यानी कि आपका सारा डिप्रेशन निकल जाता है। चार्ल्स डिकन्स अ फास्ट वॉकर वॉकड एट लाइटनिंग स्पीड। चार्ल्स डिकन्स जो है, जो तेज़ चलने वाले थे, वो बिजली की गति से चलते थे। ही बिलीव्ड, वो ऐसा मानते थे, इफ़ आई कुडेंट वॉक फास्ट एंड फार आई शुड जस्ट एक्सप्लोड एंड पैरिश। अगर मैं तेज़ और दूर तक नहीं चल सकता हूँ तो मुझे विस्फोट हो जाना चाहिए और मर जाना चाहिए। W.B. Yeats वुड टॉक टू हिमसेल्फ वाइल वॉकिंग। W.B. Yeats जो है चलते हुए खुद से बातें करते थे। वर्जीनिया वुल्फ अडोर्ड वॉकिंग। वर्जीनिया वुल्फ को चलना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ही पसंदीदा था उनको। शी वेंट ऑन लॉन्ग स्ट्रॉल्स
लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन। स्ट्रोल्स यानी चहलकदमी, तो वो लंबी चहलकदमी, लंबी सैर पे निकल जाती थी प्रेरणा लेने के लिए, नया कुछ लिखने के लिए। जब उनको दिमाग में चल रहा होता था तो वो पैदल चलना शुरू कर देती थी और उन्हें उससे इंस्पिरेशन मिलती थी। वॉकिंग प्रोवाइडेड जस्ट द राइट काइंड ऑफ रिट्रीट फ्रॉम मंडैनिटी फॉर राइटर्स। यहाँ पर हम पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रिट्रीट का मतलब होता है हटाना, और मंडैनिटी का मतलब होता है सांसारिकता। मंडैनिटी इज दी प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग है सांसारिकता। तो देखिए, जो लेखक होता है वो चाहे वैसे लेखक है, लेकिन घर परिवार समस्याएं सबके साथ होती हैं, है ना। तो उन सांसारिकताओं से ध्यान हटा के जब वो लिखने बैठते हैं, क्योंकि उनकी कहानी में कई बार क्या होता है, हो सकता है उनके साथ कोई समस्या चल रही हो, लेकिन कहानी में कोई ट्रैजिक उनको कॉमेडी लिखनी हो, या जीवन में उनके कोई बहुत अच्छा पल चल रहा है, वो बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें तो ट्रेजेडी लिखनी है ना, या वो किसी रोमांटिक जोन में है लेकिन उन्हें कुछ कॉमेडी लिखनी है। तो इस तरह से उनकी जो सांसारिकता होती है उससे ध्यान हटाने के लिए वॉकिंग जो है वो बहुत ही सही तरह का एक चीज़ है, जो कि राइटर्स को अपनी सांसारिकता से ध्यान हटाने का मौका देती है। राइटर्स राइटिंग एबोर्ड्स यानी डेरा या निवास जहाँ पे वो रहते हैं। तो अब हम जो ऑब्सेशंस पढ़ेंगे वो हैं लेखकों के लिखने की जगह के बारे में। अ परफेक्ट सोर्ट ऑफ राइटिंग अबोर्ड इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू राइटर। एक बिल्कुल सही तरह का लिखने के लिए जो जगह है वो राइटर्स के लिए बहुत ही अत्यंत महत्व की बात है। और राइटर कैन नॉट फ्लोरिश विदाउट द राइट काइंड ऑफ राइटिंग स्पेस। एक राइटर कभी भी फल फूल नहीं सकता है। फ्लोरिश मतलब खिलना, फलना, फूलना। तो एक राइटर कभी भी अपनी फुल कैपेसिटी नहीं दे सकता है जब तक कि उसको राइटिंग स्पेस, एक सही तरह की लिखने की जगह नहीं मिले। सम राइटर्स वेंट द अनकन्वेंशनल रूट वाइल चूजिंग देयर राइटिंग स्पेस। कुछ राइटर्स जो है वो बिल्कुल ही मतलब परंपरागत जो तरीके हैं उनसे बिल्कुल हटके एक रास्ते पे चले जाते हैं जब वो अपना राइटिंग स्पेस चुनते हैं। अगाथा क्रिस्टी क्रिएटेड प्लॉट्स फॉर हर स्टोरीज इन हर बाथरूम वाइल ईटिंग एप्पल्स। अगाथा क्रिस्टी जो थी वो अपनी कहानी का प्लॉट यानी बेस जो होता था उनकी कहानी का, उसकी रचना वो बाथरूम में करती थी एप्पल खाते हुए। अब ठीक है ना, उनका ये ऑब्सेशन था, उन्हें वो अच्छा लगता था। तो लेकिन परंपरागत तरीकों से तो हटके ना, लाइक पेड़ के नीचे बैठ के लिखना, स्टडी रूम में लिख के बैठना या टेरेस पे बैठ के लिखना, दैट इज ओके कन्वेंशनल। बट अनकन्वेंशनल इज बाथरूम में बैठ के एप्पल खाते हुए सोचना, दैट इज अ क्वर्क। ओके, दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर। D.H. Lawrence liked to walk in the wilderness and sit beneath the shade of pine trees to write. D.H. Lawrence जो थे उन्हें विल्डरनेस यानी जंगलों में चलना अच्छा लगता था, और फिर जो पाइन ट्रीज होते थे, पाइन के जो पेड़ होते, एक तरह का ट्री होता है, पाइन ट्री के नीचे, उसकी छाया के नीचे बैठकर लिखना उन्हें अच्छा लगता था। ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने कहा है, इट इज़ मच प्लीजेंटर टू गो क्वाइटली इन टू द पाइन वुड्स एंड सिट एंड डू देयर वट बिट ऑफ वर्क आई डू। ये बहुत ही मच प्लीजेंट है, यानी किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्लीजेंट है, सुहाना है ये कि आप एकदम क्वाइटली, चुपचाप, शांति से पाइन वुड्स में चले जाते हो, यानी कि पाइन के जो जंगल है वहाँ चले जाते हो, वहाँ पर बैठते हो और अपना जो बिट ऑफ वर्क है यानी कि अपना जो एक काम का अंश है उसे आप वहाँ पर पूरा कर लेते हो। वाई रश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों रश करना, क्यों भागना दौड़ना। रोल्ड डहल वुड राइट ऑन अ येलो पैड विद अ पेंसिल ऑन अ ग्रीन राइटिंग बोर्ड वाइल सिटिंग इन एन आर्म चेयर। अब रोल्ड डहल का कहना था कि अरे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना क्यों है। अपनी आर्म चेयर बोलते हैं जो थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है, जिसके दोनों साइड पे आर्म रेस्ट होते हैं, है ना, हत्ते वाली जो चेयर होती है। तो अपने घर में जो चेयर थी उस पर बैठ के, लेकिन उनको चाहिए था येलो पैड लिखने के लिए, येलो पैड, और एक पेंसिल से वो लिखते थे, और नीचे उसके ग्रीन कलर का राइटिंग पैड होना चाहिए था जिसके ऊपर पेपर्स रख के लिखा जाता है ना, जैसे आपके एग्जाम के लिए क्लिप बोर्ड होता है, ऐसे एक राइटिंग पैड आता है, तो राइटिंग बोर्ड आता है, तो ग्रीन राइटिंग बोर्ड पे येलो पेजेस के ऊपर पेंसिल से उन्हें लिखना पसंद था। माया एंजेलो वुड बुक अ रूम इन अ लोकल होटल सोली टू राइट इन। माया एंजेलो जो है वो एक लोकल होटल, अपने ही शहर के किसी होटल में रूम बुक करती थी और वहाँ पर अकेली रहती थी और फिर लिखती थी। द रूम वॉज सपोज टू हैव ओनली अ बॉटल ऑफ शेरी, अ डिक्शनरी, रॉजर्स थिसॉरस, येलो पैड्स, एन एस्ट्रे एंड अ बाइबल। उस कमरे में क्या क्या चाहिए था उन्हें, देखिए, सबसे पहले शेरी, एक तरह की शराब है, उसकी बॉटल चाहिए होती थी, एक डिक्शनरी चाहिए होती थी, रॉजर्स थिसॉरस भी एक तरह की डिक्शनरी होती है जिसके अंदर वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भंडार होता है पूरा।
तो उन्हें एक तो नॉर्मल डिक्शनरी जिसमें हम लोग सर्च करते हैं, वर्ड्स देखते हैं, और दूसरा एक रॉजर्स थिसॉरस जिसके अंदर एंटोनिम्स और सिनोनिम यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों का भंडार होता था, वो चाहिए होती थी। येलो कलर के पैड चाहिए होते थे लिखने के लिए। एक एस्ट्रे जिसमें सिगरेट की जो ऐश है वो डाली जाती है, तो एस्ट्रे चाहिए होता था, और एक बाइबल चाहिए होती थी। G.B. Shaw used to work in a tiny shed in his backyard. G.B. Shaw जो है अपने घर के पीछे, बैकयार्ड यानी घर का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर एक टाइनी यानी छोटा सा एक शेड था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, छोटा सा एक शेड बना हुआ था, जैसे टीन शेड होता है या केलू होते हैं, छत थोड़ा सा खुला एरिया और उस पर शेड होता है, वहाँ पर उनको बैठना पसंद था, बैठकर लिखना पसंद था। मार्क ट्वेन रोट इन अ स्पेशल हट ऑफर्ड टू हिम बाय हिज सिस्टर इन लॉ ऑन हर फार्म इन एल्मीरा। एल्मिरा के अंदर, एल्मिरा न्यूयॉर्क के अंदर एल्मिरा में उनकी सिस्टर इन लॉ ने उन्हें एक हट ऑफर करी थी, हट दी थी छोटी सी, और एक स्पेशल हट दी थी, और उसके अंदर उनको बैठ के लिखना पसंद था। व्लादिमीर नोबोकोव चूज टू राइट इन हिज कार पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट। व्लादिमीर नाबोकोव जो है उन्हें पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करके वहाँ पे अंदर बैठ के लिखना पसंद था। कॉफ़ी क्रेविंग वर्डस्मिथ्स एंड टी एंथुजियास्ट। देखिए, कॉफ़ी क्रेविंग का मतलब होता है जिन्हें कॉफ़ी की क्रेविंग्स होती है, यानी कॉफ़ी पीने की इच्छा होती है, जो कॉफ़ी के बहुत पसंद करते हैं। एंड वर्डस्मिथ्स का मतलब देखिए कितना अच्छा लिखा है, जैसे जो गोल्डस्मिथ होता है वो सोने को नया आकार देता है ना, जो उससे नए नए गहने बनाता है। जो ब्लैकस्मिथ होता है वो सोने से लोहे से नई नई चीज़ें बनाता है। वर्डस्मिथ जो है वो वर्ड्स को जोड़ के नए सेंटेंस बना के नई नई कहानियाँ और कविताओं की रचना करते हैं। तो लेखकों के लिए यहाँ पर कितना प्यारा वर्ड यूज़ किया गया, वर्डस्मिथ्स। कॉफ़ी क्रेविंग वर्डस्मिथ्स एंड टी एंथुसियास्ट यानी जो उत्साही होते हैं, जिन्हें टी बहुत पसंद होती है। सम ऑफ दीज राइटर्स वर कॉफ़ी एंड टी फैनेटिक्स। इनमें से कुछ लेखक जो हैं वो कॉफ़ी और टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फैनेटिक यानी बहुत ही शौकीन होते हैं, है ना, एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड पीपल, जिन्हें ये चाहिए ही चाहिए। दे कुडंट स्टार्ट देयर डे विदाउट अ फ्रेश कप ऑफ कॉफ़ी और टी। वो अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकते जब तक उन्हें एक कप बढ़िया चाय या कॉफ़ी ना मिले। ऑनर डी बैल्ज़ैक यूज्ड टू ड्रिंक 50 कप्स ऑफ कॉफ़ी अ डे। ऑनर डी बैल्ज़ैक एक दिन में 50 कॉफ़ी कप पी जाते थे, 50 कप कॉफ़ी पी जाते थे। हिज फेवरेट वॉज अ टर्किश ब्लैंड। उनका जो फेवरेट था कॉफ़ी का वो था एक टर्किश मिश्रण आता है, उसे वो पीते थे। समटाइम्स ही इवन च्यूड रॉ कॉफ़ी बीन्स। कभी कभी वो कच्चे ही कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के बीज को चबा जाते थे। ही ऑब्जर्व्ड एज सुन एज कॉफ़ी इज़ इन योर स्टमक। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही कॉफ़ी आपके पेट में जाती है देयर इज़ अ जनरल कमोशन। वहाँ पे एक जनरल सा सिंपल सी हलचल होती है, कमोशन नहीं हलचल, एक हलचल होती है। आइडियाज़ बिगिन टू मूव, और उस हलचल के अंदर पेट में आइडियाज़ मूव करने लगते हैं। सिमिलीज अराइज, यानी सिमिलीज मतलब जब हम कहते हैं ना जैसे नदी जैसा शांत, है ना, या सूरज जैसा तेज, तो हम जब उपमा देते हैं किसी चीज़ की, तो वो कह रहे हैं कि जैसे कॉफ़ी अपने पेट में जाती है एक जनरल हलचल होती है, आइडियाज़ आने लगते हैं, सिमिलीज अपने आप आने लगती हैं, एंड द पेपर इज कवर्ड, यानी पूरा पेपर भर जाता है और हम आराम से लिख पाते हैं। कॉफ़ी इज़ योर एली एंड राइटिंग सीजेज टू बी ए स्ट्रगल। कॉफ़ी जो है वो आपकी मित्र है, और जो लिखना है वो सीजेज यानी बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टू बी ए स्ट्रगल। लिखना बहुत स्ट्रगल वाली चीज़ है ना, हम जूझते हैं कौन सा शब्द यूज़ करें, या किसी कहानी का एंड कैसे करें, या कविता के भाव तो आ रहे हैं लेकिन उसके लिए परफेक्ट तुकबंदी नहीं आ रही है ना, तो ये सब संघर्ष जो है कॉफ़ी पीते ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ऑनर डी बैल्ज़ैक को लगता था कि इस तरह से कॉफ़ी पीने के बाद वो हमारी मित्र बन जाती है, और राइटिंग जो है वो स्ट्रगल होना ख़त्म हो जाता है, यानी अब राइटिंग जो लिखना है वो अब स्ट्रगल नहीं रहता, मज़े से हम लिख पाते हैं। क्लोज टू बैल्ज़ैक वॉल्टेयर यूज टू ड्रिंक 40 कप्स अ डे। और बैल्ज़ैक के कई आसपास वॉल्टेयर हैं जो कि एक दिन में 40 कप पीते थे। हिज फेवरेट वॉज अ कॉफ़ी चॉकलेट ब्लैंड विच ही रियलिश्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ प्ले रिहर्सल्स। उनका जो फेवरेट था वो कॉफ़ी और चॉकलेट का एक मिश्रण था, जो कि उन्हें पूरे दिन प्ले रिहर्सल यानी कि रिहर्सल्स, नाटक की रिहर्सल्स करने के बाद उन्हें बहुत पसंद था पीना। माया एंजेलो, जॉनथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये चारों जो लेखक हैं वर सम अदर कॉफ़ी क्रेविंग वर्डस्मिथ्स। ये कुछ और कॉफ़ी क्रेविंग वर्डस्मिथ्स थे।
ये बीच में थोड़ा सा है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से आपके चैप्टर के बाद भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और वैसे भी कई बार आ जाता है और अच्छा नॉलेजेबल चीज़ है। डायनल्स का मतलब होता है, ऊपर इसमें एक हेडिंग भी थी, सॉरी वो वीडियो में कट गई है, अर्ली बर्ड्स एंड नाइट आउल्स। अर्ली बर्ड्स जो सुबह जल्दी उठ के अपना काम करते हैं और नाइट आउल्स जो रात में जगते हैं। तो वैसे ही डायनल्स जो है वो उन्हें कहते हैं हम जो सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं, और नॉक्टर्नल्स उन्हें कहते हैं जो रात्रिचर होते हैं, यानी रात को जग के जो काम करते हैं। तो दोनों को थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं। दीज राइटर्स चोज टू राइट एट डे ब्रेक, दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हेन दे वुड बिगिन राइटिंग। ये जो राइटर्स हैं ये डे ब्रेक यानी तड़के, जब सुबह होती थी, पौ फटती थी, उस समय उन्हें लिखना पसंद था, लेकिन वो उसमें भी बहुत ही पर्टिकुलर थे कि टाइमिंग क्या होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि कभी 4:20, कभी 5:20, नहीं, सबका अपना टाइमिंग था। तो देखिए ये जो स्लीविया पाद, हरुकी मोरकमी एंड जॉन मिल्टन दे रखे, ये 4 AM इनको पसंद था। कुछ नेक्स्ट राइटर है जिन्हें 5 AM, फिर कुछ है जिन्हें 6 AM, माया एंजेलो 6:30, 7 AM, कुछ को 8 AM, कुछ को 9 AM और कुछ को 10 AM उठना और उसमें 10 AM पे लिखना स्टार्ट करना पसंद था। नॉक्टर्नल्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, उन्हें हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। दीज राइटर्स चोज टू राइट व्हेन द वर्ल्ड वाज फास्ट अस्लीप। ये राइटर्स ने उस समय लिखना चूज करते थे जबकि सारी दुनिया सो जाती थी। जैसे कि फ्रेडरिक स्टिलर, ही वुड डिप हिज फीट इनटू कोल्ड वाटर टू स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट टू राइट। इन्हें रात को लिखना पसंद था, लेकिन कहीं उन्हें नींद नहीं आ जाए तो अपने आप को पूरी रात भर जगाए रखने के लिए वो अपने पाँवों को ठंडे पानी में डुबो कर रखते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, even his phobia of the dark could not stop him from writing into the late hours of the night. उन्हें फोबिया था। फोबिया मीन्स सिंपल डर नहीं होता है, एक फोबिया जिसमें हम सहन ही नहीं कर पाते, वो डर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो फोबिया भी उन्हें रोक नहीं पाता था रात में काम करने के लिए। फ्योडोर Dostoevsky, he was nocturnal by necessity since his work kept him busy during the day. वो जो है ज़रूरत की वजह से अपने नॉक्टर्नल थे, क्योंकि उनका काम जो था वो उन्हें दिन में बिजी रखता था, वो कुछ और काम करते होंगे, तो इसीलिए वो रात में जग के काम करते थे। देन J.B. Salinger, he worked endlessly and tirelessly for almost 16 hours straight. When he was in military school, he would write under the bed sheets by torchlight. उन्हें वो बिल्कुल बिना रुके और बिना थके काम करते थे, लगभग 16 घंटे तक, सीधा 16 घंटे। और जब वो मिलिट्री स्कूल में थे तो वो अपनी बेडशीट के अंदर, यानी बेडशीट को ओढ़ के पूरा अपने आप को कवर करके अंदर टॉर्च की लाइट जला के उसके बाद वो उसके अंदर लिखा करते थे। वहाँ पर हो सकता है उन्हें एक निश्चित समय के बाद जागने की या लाइट जलाने की अनुमति ना हो, तो वो अपनी बेडशीट को ओढ़ के और अंदर टॉर्च लाइट जला के और फिर उसमें वो लिखा करते थे। द लास्ट वन इज फ्रेंच काफ्का, सिंस हिज जॉब केप्ट हिम बिजी ड्यूरिंग द डे। क्योंकि उनकी जो जॉब थी वो उन्हें दिन के अंदर बिजी रखती थी, काफ्का चोज टू राइट एट नाइट स्टार्टिंग एट 10 PM शार्प। इसीलिए उन्हें रात में लिखना पसंद था, उन्होंने चुना रात में लिखना, क्योंकि दिन में बिजी होते थे, लेकिन शार्प यानी एग्जैक्ट 10 PM वो लिखने के लिए बैठ जाते थे। ही पेंड द स्टोरी द जजमेंट इन जस्ट 1 नाइट। जो जजमेंट उनकी एक स्टोरी है जो कि बहुत फेमस भी है, वो उन्होंने केवल एक रात में ही पूरी लिख दी थी। लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको आपके साथ इसी के साथ आपको एक सूचना भी देना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप भी अभी अभी लॉन्च करी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और उसके बाद आपको काफ़ी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। सिमोन डी ब्रूव वॉज अ ग्रेट टी ड्रिंकर। सिमोन डी ब्रूव जो है वो बहुत ही महान, बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले थे। शी ऑलवेज बिगैन हर मॉर्निंग विद अ फ्रेश कप ऑफ टी विच प्रिपेयर्ड हर फॉर राइटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वो हमेशा अपनी सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ करती थी, जो कि उन्हें बाकी पूरे दिन के लिए, रेस्ट ऑफ द डे, बाकी पूरे दिन के लिए लिखने के लिए तैयार कर देता था। जस्ट लाइक ब्रूव, C.S. लेविस ऑल्सो ड्रैंक अ कप ऑफ टी वाइल राइटिंग इन द अर्ली आवर्स। ब्रूव की तरह ही C.S. लेविस जो थे वो भी सुबह सुबह चाय पीते थे, जल्दी जब उन्हें लिखने के लिए, सुबह जल्दी लिखने के लिए चाय पीते थे, 1 कप चाय पीते थे। ही ऑब्जर्व्ड यू कैन नेवर गेट अ कप ऑफ टी लार्ज इनफ और अ बुक लॉन्ग इनफ टू सूट मी। वो ऐसा लिखा उन्होंने कि आप कभी भी इतना बड़ा चाय का कप नहीं ला सकते हैं या जो कि मेरे लिए काफ़ी हो, और ना ही एक इतनी लंबी बुक ला सकते हो जो कि मुझे सूट करे, है ना। तो आप चाय ज़्यादा क्वांटिटी में पीते होंगे और बुक्स पढ़ना भी पसंद था, तो कह रहे हैं आप कभी भी इतना बड़ा कॉफ़ी का कप या इतनी लंबी बुक नहीं ला सकते जो मुझे सूट हो, यानी कि जो मुझे सेटिस्फाई कर पाए। अनलाइक ब्रूव एंड लेविस, सैमुअल जॉनसन यूज्ड टू ड्रिंक टी थ्रू आउट द डे। ब्रूव और लेविस
से उलट, अनलाइक यानी उनके जैसे नहीं, उनसे उलट सैमुअल जॉनसन जो है वो पूरे दिन भर चाय पीना पसंद करते थे। इन दोनों को सुबह में चाय पीना पसंद था, लेकिन जॉनसन जो है उनको दिन भर चाय पीना पसंद था। द आर्ट ऑफ राइटिंग इज़ अ सोलिटरी एक्ट फ्रॉम अकम्पनीड बाय डेली रिचुअल्स एंड रूटीन्स। आर्ट ऑफ राइटिंग जो लिखने की जो कला है वो एक एकांत में किया जाने वाला काम है, ऑफन अकम्पनीड, लेकिन अक्सर उसके साथ साथ आपके डेली रिचुअल्स और रूटीन भी होता है, आपकी रोज़ की दिनचर्या और एक रोज़ का जो आपका कामकाज है वो भी आपको कंप्लीट करना होता है। यानी आप लेखक हैं तो आप सिर्फ लेखक नहीं हो सकते, आप कुछ और काम भी कर रहे हो सकते हैं, आपकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के साथ आपको ये लेखक का वाला काम करना पड़ता है। ऑल दीज वियर्ड राइटर्स सर्टेनली गॉट द बेस्ट आउट ऑफ देयर वियर्डनेस। ये जो सारे वियर्ड राइटर्स हैं, जो विचित्र लेखक हैं, वो निश्चित रूप से सर्टेनली यानी निश्चित रूप से गॉट द बेस्ट आउट ऑफ देयर वियर्डनेस, अपनी जो ये विचित्रता है उसमें से वो अपना बेस्ट निकाल के लाए हैं। मतलब उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं हमारे लिए, तो राइटिंग जो है ये उनकी सनकें बनती है, क्योंकि क्रिएटिव कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नया बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है और उसके लिए आपका कंफर्ट लेवल होना ही चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। क्वेश्चन आंसर वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।